गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टैक्स मीट। इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है, अगर उनकी इनकम किसी बिजनेस से होती है या फिर वो किसी प्रोफेशन के अंदर है, तो फिर कौन सा आईटीआर फाइल करना है और उसे क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स जो है उसमें फिल करने होते हैं। ये मैंने असेसमेंट ये 2025-2026 लिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये अपडेटेड है, पहले का बैक का कुछ भी नहीं है, ये रिसेंट का ही है जिसकी जानकारी आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। सो रिटर्न्स एंड द फॉर्म्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ये 2025-2026। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रिटर्न फाइल करनी है और कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ITR 3 जो है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और HUF के लिए, यानी कि अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस तो ये भी आएगा ना, बिजनेस में तो ये भी हो जाएगा। बिजनेस में क्या क्या हो सकता है हमारे, ये जो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप है, आप इन दोनों में से कुछ भी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, देन आप इस क्राइटेरिया में आएंगे, आपको कौन सा ITR फाइल करनी पड़ेगी, आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप HUF से, HUF विच मीन्स कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, तो करना पड़ेगा। इसमें अब हम जो है किस में ITR फाइल करेंगे, हैविंग इनकम अंडर दी हेड्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। सो हु इज़ नॉट एलिजिबल, तो जो ITR 1 फाइल करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, सैलरीड पर्सन जो है वो ITR 1 फाइल करेंगे, जो ITR 2 फाइल करते हैं और जो ITR 4 फाइल करते हैं, ये तीनों जो है वो ITR 3 फाइल नहीं कर सकते हैं। और ITR 3 कौन फाइल कर सकता है, जो बिजनेस और HUF में है, ठीक है। ITR 4 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF और फर्म अदर देन LLP, यानी कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है आपकी, उसके अलावा अगर आपकी कोई HUF इंडिविजुअल फर्म है, तो ITR 4 फाइल करनी है आपको, ITR 4 फाइल करनी है, ठीक है। ITR 4 जो है किस किस के द्वारा हम यूज़ नहीं कर सकते, किसके द्वारा यूज़ नहीं की जाएगी, कैन नॉट बी यूज बाई अ पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर इन द कंपनी, a person who is a director in the company has held any unlisted equity shares at any time during the previous year, has any asset located outside India, मतलब वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना, अगर डायरेक्टर है तो नहीं करेगा फाइल ITR 4। अगर वो जो है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जो है वो रखता है प्रीवियस ईयर का, तो नहीं करेगा। उसके पास कोई एसेट है जो कि आउटसाइड इंडिया के है, तो वो नहीं करेगा। है साइनिंग द अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, किसी कंट्री के आउटसाइड इंडिया के बाहर जो है उसकी कोई अकाउंट है, तो नहीं करेगा। हैज़ इनकम फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई सोर्सेज में इनकम है, तो नहीं करेगा। इज़ अ पर्सन इन हुज कैन पेमेंट और डिडक्शंस ऑफ टैक्स हैज़ बीन डिफर्ड इन ESOP which who has any brought forward losses or loss to be carried forward under any head of income। सो अगर किसी ने अपने लॉसेस दिखाए हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो फाइल नहीं करेगा। और जो टोटल इनकम जिनकी जो है 50 लाख रुपए से एक्सीड करती है, वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी लोग आएंगे वो एप्लीकेबल होंगे ITR 4 फाइल करने के लिए। ITR 4 is not mandatory नहीं है, it is a simplified return form to be used by an assessee at his or her option if he or she is eligible to declare profit and gains from business and professions on presumptive basis, okay, अंदर सेक्शंस 44AD 44ADA एंड 44AE। ITR 4 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हर कोई फाइल करे। ये एसएससी के ऊपर होता है जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, कि अगर वो एलिजिबल है कि अपने प्रॉफिट और गेन्स जो है बिजनेस प्रोफेशन से कर सकते हैं ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, यानी कि उनका अगर 44AD के अंदर कोई भी डिडक्शंस हो रहे हैं, कोई भी रिबेट मिल रहा है उनको, 44AD के अंदर मिल रहा है और 44AE के अंदर मिल रहा है, तो वो फाइल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या समझा, हमें ITR 3 फाइल करना होता है, किस लिए फाइल करना होता है, बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए, जिसकी टॉपिक है यहाँ पे हमारी, ठीक है। और हम जो है वो 4 भी फाइल कर सकते हैं, बट वो एसएससी की बिल के ऊपर होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है कि कौन फाइल नहीं कर सकता, जैसे तो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए, और शेयर आउटसाइड इंडिया उसका है, इनकम आउटसाइड इंडिया तो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। अब इसमें कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फॉर्म 16A जो है वो एप्लीकेबल होता है, और सर्टिफिकेट्स अंडर सेक्शंस 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फॉर द TDS ऑफ इनकम अदर देन सैलरी। अब मैंने आपसे बोला था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर TDS जो है
वो सैलरी से आती है, उसमें डिडक्ट होती है, तो हम किस के अंदर लेंगे। और अगर हमारी इनकम जो है वो सैलरी के अलावा किसी और मोड से आती है, उस पर अगर हम TDS डिडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म 16A फिल करना पड़ता है। और ये कौन करता है? ये डिडक्टर करता है, डिडक्टी को देता है। ये आप TDS वाली वीडियो पढ़ोगे ना मेरी, उसमें समझ में आ जाएगा। TDS वाली वीडियो में है डिडक्टर कौन होता है, जिसने कि आपका TDS डिडक्ट किया है, यानी आपका एम्प्लॉयर। डिडक्टी कौन होता है? जैसे कि आपकी सैलरी डिडक्ट की गई, तो अगर ये डिडक्ट करेगा तो ये आपको TDS डिडक्ट करके देगा। तो ये कौन सा फॉर्म फिल करेगा? ये फॉर्म नंबर 16A फिल करेगा। और फॉर्म नंबर 60A जो है फिल करके TDS सर्टिफिकेट होता है, जो कि ये इशू किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। And that captures the amount credited, amount of TDS, nature of payments and TDS payments। उसमें लिखा होता है आपकी कितनी सैलरी, कितना अमाउंट बन रहा है, कितनी TDS डिडक्ट की गई, किस तरीके का पेमेंट है ये। सो ये सारी चीज़ें फॉर्म 16A में होती है, जो हमें फिल करना होता है, डिडक्टर फिल करता है डिडक्टी के लिए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। नाउ फॉर्म 26A, फॉर्म 26A एंड AIS, एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये जो प्रोवाइड किया जाता है हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसकी जो पाथ है वो क्या है, पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल जो मिलता है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना होगा। फिर आप जब करोगे व्यू फॉर्म 26AS, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस फॉर्म में डिटेल्स क्या होते हैं आपके, टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, यानी जो भी आपका टैक्स कटा है या फिर आपने कलेक्ट किया है वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएगी। और ये प्रोवाइड किसी के द्वारा किया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इट कैन बी एक्सेस्ड आफ्टर लॉगिन ऑन टू द इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल। अगर आप इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करते हैं उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप AIS के फॉर्म को, 26AS का तो पाथ बता दिया मैंने आपको। और डिटेल्स प्रोवाइड इन द फॉर्म, ये 26AIS के बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी पूरे एनुअल में आपकी जो है कहाँ से इंटरेस्ट वगैरह आई है कुछ या नहीं आई है, वो चीज़ें होती है। जैसे कि डिटेल्स क्या क्या होते हैं, टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, SFT इन्फॉर्मेशंस, पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, पेमेंट आपने क्या क्या टैक्सेस के हुए हैं आपके, डिमांड एंड रिफंड, यानी जो भी आपका डिमांड हुआ है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है या फिर रिफंड आया है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन लाइक पेंडिंग कंप्लीटेड प्रोसेसिंग, GST इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी इसमें होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म 3CB और CD, जो कि सबमिटेड किसके द्वारा की जाती है, टैक्स पेयर के द्वारा, हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिज और अकाउंट ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, जिसकी ऑडिट अकाउंट के अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, उसको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। और ये कब करना होता है, टू बी फर्निश्ड एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द 139। जब हम फाइल करते हैं तो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ही करते हैं ना, तो इससे 1 मंथ पहले करना होता है, ठीक है। डिटेल्स प्रोवाइड इन द फॉर्म, फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होती है, रिपोर्ट टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है उसकी ऑडिट होती है। स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। और इसके बाद है हमारा फॉर्म नंबर 15G, डिक्लेरेशन बाय द रेसिडेंट टैक्स पेयर नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फर्म क्लेमिंग सर्टेन रिसिप्ट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कुछ ऐसे, ये फॉर्म हम तब फिल करनी होती है या फिर कोई भी रेसिडेंट तब फिल करता है कि वो कंपनी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, वो क्लेम कर रहा है कुछ रिसिप्ट को जिसमें कि उसकी टैक्स में कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है। ये रेसिडेंट के द्वारा होता है जो कि 60 साल से नीचे का हो, ठीक है, या फिर HUF हो सकता है। और ये एस्टिमेटेड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उसके फाइनेंशियल ईयर में कितनी एस्टिमेटेड इनकम हुई है उसकी, वो यहाँ पे क्लियर होता है, लिखा होता है। उसके बाद है फॉर्म 15H, जो कि डिक्लेरेशन मेड बाय द रेसिडेंट, ये सेम होता है जिसमें कि 16 ईयर से अबव के लोग रहेंगे वो फॉर्म 15H फिल करेंगे, और 15G करेंगे 16 ईयर से नीचे वाले लोग, सेम होता है, ठीक है। लास्ट है हमारा फॉर्म 3CEB, जो कि सबमिटेड की जाती है टैक्स पेयर से, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना होता है अंडर सेक्शन 92E। सो वो करेंगे। इसका भी कब होता है, ड्यू डेट्स के 1 मंथ बिफोर, ठीक है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट करते हैं कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो भी उनके हुए हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स जो भी उनके हुए हैं। सो ये सारे फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के, जो हमें पे करना होता है या फिर फिल करना होता है। और इसमें मैंने आपको बिजनेस प्रोफेशन का बता दिया किसके अंदर हम फाइल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्स स्लैब्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो बने रहो इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।